हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूटकैम्प। आज हम देखेंगे डायबिटीज प्रिडिक्शन यूजिंग डीप लर्निंग। हम डीप लर्निंग मॉडल को सबसे पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेनिंग करेंगे एंड देन हम उस मॉडल से प्रिडिक्शंस लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो मॉडल हमने क्रिएट किया ट्रेन किया उसने हमें कितनी बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड की है और कितनी बेहतर उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड किया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमने डाटा सेट लोड किया है उसमें वैल्यूज जो हैं कोई नल तो नहीं है या फिर कोई कॉलम अगेन रिपीट तो नहीं हो रहा। तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, देन हम डाटा सेट को लोड करेंगे और उसके बाद फिर हम डाटा क्लीनिंग करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे पास डाटा क्लीन होगा उसको उसमें से कुछ हिस्सा हम प्रोवाइड करेंगे मॉडल को ताकि वो ट्रेन हो जाए और उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे या प्रिडिक्शन करेंगे और लास्ट में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है उसने प्रिडिक्शन हमें कितनी बेहतर प्रोवाइड की है। जो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे वो हैं, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सिस। सिस की आप डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि सिस जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मैं सबसे पहले सिस को देखूंगा कि हमारे पास जो पाइथन का वर्जन है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका वर्जन क्या है। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। जब हमने कोडिंग में या पाइथन में डिफरेंट फाइल फॉर्मेट से कोई फाइल का डाटा जो है वो इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए मैं पांडास को यूज़ करता हूँ। जैसे .csv फाइल, CSV जो है ये फाइल फॉर्मेट है एक्सेल के लिए, लेकिन हमें उसका डाटा जो होता है वो हमें ज़रूरत होता है जो कि हमने यूज़ करना होता है प्रोजेक्ट्स में या इसके अलावा हमने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो जो पांडास है ये हम यूज़ करते हैं जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं उससे डाटा को इंपोर्ट कर लिया जाए, तो उसके लिए पांडास को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाटा क्लीनिंग के लिए भी हम पांडास को यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसके और भी काम है, डाटा रैंगलिंग और मल्टीपल और भी हम फंक्शनैलिटीज़ के लिए पांडास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन और numpy जो है ये हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। और इसके अलावा एरेज की जो हम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, एक बेसिक एग्जांपल, एरेज में जब हमने कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह इस तरह के ऑपरेशंस करने होते हैं तो उसके लिए हम numpy को यूज़ करते हैं। इसके अलावा numpy जो है इसमें काफ़ी हमारे पास लीनियर अलजेब्रा और भी मैथमेटिकल फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो पांडास और numpy जो है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट sklearn। sklearn जो है ये हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी हम sklearn को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह देखनी हो, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखनी हो तो मैं sklearn को यूज़ करके एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह देख सकता हूँ। इसके अलावा भी इसके और भी काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे मैं अभी डॉट के साथ टैब जब प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो गए हैं। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स भी मुझे सजेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा डाटा सेट, पाइपलाइन एंड सो ऑन, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड करके दिखा दिया, जो कि आप इसमें जो sklearn की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आप डिटेल से एक एक को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब जो है ये हमें 2D विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। जो हम ग्राफ्स बनाते हैं या इसके अलावा कोई विजुअलाइजेशन करते हैं डाटा को बेहतर तरीके से समझने के लिए, या कोई रिजल्ट्स हम जब निकाल लेते हैं तो उसको हम समझने के लिए, या इसके अलावा हमारा कोई और पर्पस होता है तो हम मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। और मैटप्लॉटलिब के अलावा भी हमारे पास कुछ विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैटप्लॉटलिब जो है ये हमें 2D विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट केरास। केरास हम जब भी हमने कोई डीप लर्निंग मॉडल बनाना हो या इसके अलावा हमने कोई भी काम करना हो जो कि डीप लर्निंग में हम यूज बनाते हैं या यूज करते हैं, तो हम केरास को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। केरास जो है ये काफ़ी एक हैवी, काफ़ी एक पावरफुल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट मैं जो मैंने लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं, मैं इनकी वर्जन्स देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या वर्जन्स हैं, और इसको करंटली आप भी जब देखेंगे तो चेक कर लें कि जो वर्जन्स हैं वो कंपैटिबल हों ताकि कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट मैं सबसे पहले पाइथन का वर्जन देख लेता हूँ, डॉट फॉर्मेट sys डॉट वर्जन। तो मेरे पास पाइथन का वर्जन है 3.7.10। नेक्स्ट मैं वर्जन देख लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, पांडास। पांडास के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है यहाँ पर पीडी, तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, पांडास डॉट वर्जन। और मेरे पास पांडास का वर्जन है 1.3.1। और इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ नमपाई। नमपाई के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया था np, और मेरे पास नमपाई है 1.19.1। देन sklearn, और मेरे पास sklearn का वर्जन है 0.24.2। और लास्ट में मैं देख लेता हूँ मैटप्लॉटलिब। और मेरे पास मैटप्लॉटलिब का वर्जन है 3.3.4। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ वार्निंग्स। और वार्निंग्स को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम पुराना तरीका यूज़ कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स के या पैरामीटर्स की पुरानी वैल्यूज़ को हम पुराने तरीके से लिख रहे होते हैं, तो हमारे पास काफ़ी वार्निंग्स आ जाती हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि वो इग्नोर हो जाए। तो उसके लिए मैं वार्निंग्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स और इग्नोर। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, अगेन मैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज plt। तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो plt में यूज़ कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम pandas डॉट प्लॉटिंग इंपोर्ट स्कैटर मैट्रिक्स, जो कि हम आगे देखेंगे कि मैंने स्कैटर मैट्रिक्स क्यों इंपोर्ट किया। अब हम डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और मैं यहाँ पर फाइल का नाम साथ में जो फाइल फॉर्मेट है उसके साथ लिख लेता हूँ। तो डायबिटीज डॉट फॉर्मेट है csv। जो रीड csv है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये csv फाइल फॉर्मेट जो है उसको रीड करेगा। और यहाँ पर मैं जो फाइल है csv फाइल, उसका नाम साथ लिख रहा हूँ ताकि जिस नाम की फाइल है वो इंपोर्ट हो जाए, उसका जो डाटा है वो df में सेव हो जाए। तो अब अगर हम df डॉट हेड करें, डॉट हेड जो है ये हमारे पास जो रोज एंड कॉलम्स का डाटा df में स्टोर हुआ है, तो उसके जो टॉप हमारे पास रोज होंगी वो डिस्प्ले करके दिखा देगा, तो 0 से लेकर 4 तक। तो टॉप 5 जो है बाय डिफॉल्ट ये रोज हमें दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 10 नंबर कोई प्रोवाइड करता
तो मुझे 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल 10 रोज जो हैं वो मुझे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो जितना हमारे पास जितने रोज होंगी, आप यहाँ पर उतनी ही अगर वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास सारे का सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर ही रखता हूँ और डिस्प्ले करता हूँ। तो हमारे पास कॉलम्स हैं प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज, और लास्ट में हमारे पास टारगेट कॉलम है कि क्या पेशेंट को क्या डायबिटीज है या नहीं। तो अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो हमारे पास 1 से डिनोट हुआ है, और अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है तो 0 से डिनोट हुआ है। तो ये हमारे पास सारे बाकी कॉलम्स हैं, और उसके मुताबिक फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। नेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूँ df.describe मेथड। तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो कि ज़रूरी है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो काउंट जिसमें मुझे दिख गया कि जो रोज हैं वो 2000 है, और मीन एवरेज वैल्यू के जो प्रेगनेंसीज में वैल्यूज हैं उनका एवरेज, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% पे क्या वैल्यू है, 50% पे क्या वैल्यू है, 75 पे क्या वैल्यू है, और मैक्सिमम। तो मिनिमम जो प्रेगनेंसीज कॉलम में मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू है वो 17 है। इसी तरह ग्लूकोज में मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 199, ब्लड प्रेशर में मिनिमम 0, मैक्सिमम 122, स्किन थिकनेस में मिनिमम 0, मैक्सिमम 110, और इंसुलिन में 0, 744 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमारे पास बाकी कॉलम्स में भी मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, 50, 25%, तो इस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन डॉट डिस्क्राइब मेथड से आ चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, हम डाटा फ्रेम में वो रोज देख लेते हैं या वो डाटा देख लेते हैं जब हमारे पास ग्लूकोज की वैल्यू जो है वो 0 है। तो उस वक्त हमारे पास डाटा जो है वो किस तरह का आएगा। तो अब हम कर लेते हैं df और कॉलम में यूज करूंगा ग्लूकोज। यहाँ पर मैं अंदर कंडीशन रख रहा हूँ कि ग्लूकोज की वैल्यूज जो है वो 0 हों, तो उसके मुताबिक मेरे पास टोटल डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो मेरे पास सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज की वैल्यू 0 है, सबसे पहली जो वैल्यू 0 आई है वो रो नंबर 20 में है, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू 0 है ग्लूकोज की वो रो नंबर 75 पर है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रोज जो है उनके नंबर है, इंडेक्स वैल्यू, और बाकी हमारे पास ये सारा डाटा है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की वैल्यू 0 है जो कि मैंने कंडीशन रखी है, और उसके मुताबिक मेरे पास जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की वैल्यूज की, और उसके मुताबिक हमारे पास जो आउटकम है वो हम देख सकते हैं कि कुछ 0 हैं और कुछ 1 है। और इसको अगर हम काउंट कर लें तो 3, 4, 5, 6, 7 0 हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास 1 है, मीन्स के उनको डायबिटीज है जिनकी वैल्यू 1 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू 0 है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज हैं, मीन्स कि 0 भी और 1 भी ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स हैं उनमें वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि ग्लूकोज लेवल या बीएमआई 0 होना ये मॉडल के लिए बेहतर नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मॉडल हमारा प्रिपेयर हो उसके पास वैल्यूज हो, वो 0 पे ना देखे कि जो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज 0 पर आउटकम जो है वो क्या आ रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज हो, और उसके मुताबिक फिर मॉडल प्रिडिक्ट करे कि जो आउटकम है वो क्या होगा। तो हम आगे अभी हम जो हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं उनमें जो 0 वैल्यूज हैं हम उनको नल कर लेंगे, और उसके बाद फिर नल वैल्यूज को हम ड्रॉप कर लेंगे। तो
इससे पहले मैं इन्फो देख लेता हूँ। इन्फो, तो जो DF है ये एक डाटा फ्रेम है और टोटल एंट्रीज हैं हमारे पास 2000 0 से 1999 और मेरे पास कॉलम्स के नाम है यहाँ पर और नल वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है और डाटा टाइप जो है हमारे पास दो कॉलम्स हैं उनका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 है और बाकियों का इंटीजर 64 है और टोटल फाइल साइज जो है वो 140.8 KB है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कोई डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो हमारे पास कितनी है। तो उसके लिए df डॉट डुप्लीकेट डॉट सम, data frame object has no attribute duplicated। तो हमारे पास 1256 जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेटेड हैं। नेक्स्ट अब हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं। तो df डॉट ड्रॉप duplicates in place is equal to true। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करने से जो हमारे पास df में डाटा है, क्योंकि अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं तो जो ड्रॉप हो जाएगा, अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो ये सिर्फ इसी लाइन पर आपको दिखाता कि आपके पास जो रिजल्ट है वो उसमें वैल्यूज जो है वो ड्रॉप हो चुकी हैं। लेकिन जब आप ट्रू करते हैं तो जब बाद में भी आप df को यूज़ करेंगे तो जो डाटा होगा उसमें से डुप्लीकेट्स जो है वो ड्रॉप हो चुकी होंगी। तो इसलिए हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करते हैं ताकि जो बाद में हम यूज़ कर रहे हैं या ओवरऑल वो हमें परमानेंटली डाटा से डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दे। तो डुप्लीकेट्स, अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मेरे पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज जो हैं या डुप्लीकेट्स जो है वो 0 है। तो अब हमारे पास कोई नहीं है, जो डुप्लीकेट्स थे वो परमानेंटली रिमूव हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉलम्स हैं जिनमें 0 वैल्यूज हैं तो हम उनमें से 0 वैल्यूज को ड्रॉप कर लेते हैं ताकि उनमें जो वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 ना हो एटलीस्ट, ताकि मॉडल 0 के मुताबिक हमें प्रिडिक्शन ना करे या मॉडल 0 के मुताबिक ना सीखे कि जब वैल्यू 0 होगी कॉलम में तो तब आउटकम क्या होगा। तो वो 0 के साथ सीक्वेंस ना बनाए, कॉलम्स को ना सीखे कि 0 के साथ आउटकम हमारे पास क्या आ रहा है। तो कॉलम्स में से मैं कुछ कॉलम्स जो जिनमें मैं नहीं चाहता कि 0 आए और 0 के बगैर मेरा जो मॉडल है वो प्रिपेयर हो और उसके मुताबिक प्रोडिक्शन करे, तो सबसे पहले तो ग्लूकोज कॉलम और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर, देन स्किन थिकनेस, उसके बाद इंसुलिन, PMI। तो ये कुछ कॉलम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें जो वैल्यूज 0 हैं वो डिलीट हो जाएं, ड्रॉप हो जाएं। फॉर कॉल इन df कॉल अगेन मैं इन प्लेस को ट्रू कर लूंगा। तो जहां जहां मेरे पास कॉलम में 0 वैल्यू होगी वहां पर मैं 0 की जगह रिप्लेस कर दूंगा विद नल, तो वहां पर नल आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं ड्रॉप NA करके जो नल वैल्यूज हैं उनको डिलीट कर दूंगा, ड्रॉप कर लूंगा। अगर अब मैं इन्फो देख लूं df डॉट
इन्फो, और पहले मेरे पास 2000 वैल्यूज थी और अभी मेरे पास वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं, और हमारा जो फाइल साइज है वो भी 140 से 58.1 KB पर आ चुका है। तो अब हम कॉल कर लेते हैं ड्रॉप डॉट एन ए। तो ड्रॉप df डॉट ड्रॉप एन ए एंड अगेन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो मेरे पास जो वैल्यूज थी उनमें से जो नल वैल्यूज मैंने अभी 0 से रिप्लेस की थी, और तो वो सारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। अब मैं कॉल कर लेता हूँ df डॉट डिस्क्राइब, ताकि अब हम देख सकें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो कितनी हैं। तो पहले मेरे पास जो एंट्रीज थी या टोटल एंट्रीज थी वो 2000 थी, और अब हमारे पास 381 है। नेक्स्ट अब हम df डॉट इन्फो अगर मैं कॉल करूँ उससे पहले, तो अगेन 381 कॉलम एंड जो मेमोरी है वो मेमोरी यूसेज 29.8 KB। अब हम आ जाते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, कि मॉडल की ट्रेनिंग अभी हम करेंगे, और उसके बाद फिर हमने मॉडल की ट्रेनिंग में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी हम करेंगे, कि उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको भी हम ट्यून करेंगे साथ में, और उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शंस वगैरह और बाकी स्टेप्स करेंगे। तो जो डाटा सेट था, मैं डाटा सेट जो हमारे पास ये डाटा सेट है जिसमें वैल्यूज हैं, इनको मैं अरे बनाकर स्टोर कर लूँगा वेरिएबल्स में, और इन पर मैं प्री प्रोसेसिंग कॉल करूँगा, इन पर मैं प्री प्रोसेसिंग करूँगा। तो डाटा सेट इज इक्वल टू df डॉट वैल्यूज। तो जो df डाटा फ्रेम थी उसमें जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी डाटा सेट में सेव हो जाएंगी, सारी कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो। तो अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं, प्रिंट डाटा सेट डॉट शेप, तो मेरे पास वैल्यूज जो है 381, और जो मेरे पास कॉलम्स थे 0 से लेकर 8 तक टोटल 9 कॉलम्स, तो यहाँ पर वैल्यू 9 है। नेक्स्ट अब मैं स्प्लिट कर लेता हूँ x और y में। x में मेरे पास वो कॉलम्स होंगे जिससे मेरा मॉडल सीक्वेंस सीखेगा, एक तरह से वो अरेंजमेंट्स वगैरह सीखेगा कि प्रेगनेंसी की वैल्यू क्या होती है, ग्लूकोज की क्या होती है, इस तरह बाकी कॉलम्स की वैल्यूज क्या होती हैं, कि आउटकम जो है वो 1 होता है या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, और इसी तरह एंड वाइस वर्सा के वैल्यूज क्या होंगी कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं होगा। तो वो वैल्यूज वगैरह जो जिससे सीखेगा, मेजर जो उसकी ट्रेनिंग होगी वो x वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू, मैं इसमें सारे वो कॉलम्स रख लूँगा, तो x इज इक्वल टू डाटा सेट, मुझे सारी की सारी रोज चाहिए, और उसके बाद कॉलम्स 0 से लेकर 8, तो 0 टोटल मेरे पास 9 कॉलम्स हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि 0 से लेकर 7 तक जो है सारे कॉलम्स x में स्टोर हो जाए। जब हम 8 लिखते हैं तो 0 से वो स्टार्ट करता है, और 8 से एक नंबर पहले या कोई भी यहाँ पर नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लिखा हुआ है, तो 0 से 9 तक वो चलता, 0 से 9 तक के कॉलम्स को वो कंसिडर करता और उनकी जो वैल्यूज है उनको स्टोर करता एक्स में। जब मैंने यहाँ पर 8 यूज किया तो 0 से 7 तक जो कॉलम्स हैं वो उनकी वैल्यूज जो है वो एक्स में स्टोर हो जाएंगी, और y में मैं स्टोर कर लेता हूँ जो हमारा टारगेट कॉलम है। अगेन रोज सारे चाहिए मुझे, और कॉलम्स में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 8 नंबर कॉलम है जो कि आउटकम है वो स्टोर हो जाए। अब जब मैं यहाँ पर सिर्फ 8 लिख रहा हूँ तो जो 8 नंबर का कॉलम है सिर्फ वही कंसिडर होगा, और उसी की वैल्यू जो है, उसी कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो y में स्टोर हो जाएंगी।
नेक्स्ट अब मैं इनकी शेप्स देख लेता हूँ, तो प्रिंट एक्स डॉट शेप 381, कॉलम जो है टोटल 8 है, वाई डॉट शेप 381 और एक ही कॉलम है। और मैं अगर वाई में देख लूँ कि टॉप 5 वैल्यूज़ क्या है वाई की, तो वाई वैल्यूज़ जो हैं 5 तक हम देख लेते हैं। तो 0 1 0 0, और इसमें अगर हम डाटा के साथ देख लें, या मैं df डॉट हेड कॉल कर लेता हूँ, तो 0 1 0 0 0। नेक्स्ट अब हम नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं या प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैं sklearn से इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट। अब इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर और उसके बाद फिर स्केलर डॉट फिट कॉल कर लें। मैं इसको एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक्स में मेरे पास 8 कॉलम्स थे। तो नेक्स्ट अब हम प्रिंट कर लेते हैं कि स्केलर जो है वो क्या है, तो स्टैंडर्ड स्केलर। नेक्स्ट अब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, तो एक्स स्टैंडर्डाइज्ड इज इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स। तो अब मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो होगी वो स्टोर हो जाएगी एक्स डॉट एक्स स्टैंडर्डाइज्ड में। इसको मैं डाटा फ्रेम बना लेता हूँ जो हमने अभी स्टैंडर्डाइज किया उसको। तो pd डॉट डाटा फ्रेम एक्स स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। डाटा डॉट डिस्क्राइब मैं अभी कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अगर हम मिनिमम को देखें तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4। ये 0 कॉलम जो था ये प्रेगनेंसी का था, और इसी तरह जो बाकी कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो मिनिमम -2, मैक्सिमम 2, -3 3, -2 3, -1 5। तो हमारे पास जो वैल्यूज थी वो नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। नॉर्मलाइजेशन का मकसद हमारे पास ये होता है कि आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज जो है वो, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी का जो कॉलम था उसमें 0 1 2, तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज जो थी वो काफ़ी छोटी थी। और इसी को अगर मैं कंपेयर करूं इंसुलिन कॉलम से 125 250 480 265, तो मशीन जो है वो जो हमारे पास कॉलम में ज़्यादा वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, तो वो बड़ी वैल्यू वाली कॉलम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देता है, उसको ज़्यादा बेहतर कंसीडर करता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो कि ओवरऑल जो है मॉडल सही प्रिपेयर नहीं होता, उसके मुताबिक वो हमें बेहतर प्रोडिक्शंस नहीं देता। तो हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 -3 3 -2 3 -1 5, तो सारी वैल्यूज जो है वो, हालांकि ऊपर हमारे पास वैल्यूज जो थी वो काफ़ी रेंज था उनमें, उन वैल्यूज में काफ़ी रेंजेस थी, जैसे 0 1 2, इधर 84 135 139 82 68। तो आप देख सकते हैं कि रेंज है कि कोई 0 1 पे है 1 डिजिट है, कोई 2 डिजिट है, कोई 3 डिजिट नंबर है। तो उसको उसने नॉर्मलाइज करके ऑलमोस्ट एक जैसा कर दिया।
जो कि जब मॉडल सीखेगा तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा और कॉलम्स को आप कह सकते हैं कि बराबर कंसीडर करके कॉलम्स को बराबर वैल्यू देकर वो ट्रेनिंग करेगा और उसके मुताबिक फिर हमें प्रेडिक्शन देगा। तो ये हमने प्री प्रोसेसिंग कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं कि कुछ मजीद हम sklearn और केरास के पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ग्रिड सर्च CV, देन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ के फोल्ड। ग्रिड सर्च हम यूज करेंगे पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। हमने कुछ हमारे पास वैल्यूज होंगी जैसे बैच साइज, नंबर ऑफ एपॉक्स, उसके लिए हम चेक करेंगे हमें बेहतर वैल्यू कौन सी यूज करनी चाहिए, तो उसके लिए ग्रिड सर्च यूज करेंगे और उसके बाद भी हम ग्रिड सर्च को यूज करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स की वैल्यूज हैं उसके लिए भी हम ग्रिड सर्च को यूज करेंगे ताकि बेहतर वैल्यू जो है वो हम कंसीडर कर सकें। और ग्रिड सर्च के साथ साथ हम के फोल्ड को भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि आगे हम कैसे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल हम यूज करेंगे जब हमने लेयरिंग करनी होगी उसके लिए। अगर इसकी मैं बेहतर डिटेल आपको दिखा सकूं तो डॉकस्ट्रीम में आप देख सकते हैं कि सीक्वेंशियल ग्रुप्स अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स इनटू अ, तो आगे हमारे पास हम स्टैक ऑफ लेयर्स के लिए सीक्वेंशियल यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूं फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट keras डॉट लेयर्स इंपोर्ट डेंस। तो जो लेयर्स हम बनाएंगे वो डेंस लेयर होंगी, हिडन लेयर्स होंगी, तो उसके लिए हम डेंस को यूज करेंगे। और नेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूं फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट wrappers import keras classifier। तो हम जो मॉडल बनाएंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे केरास क्लासीफायर को और उसके मुताबिक फिर उसके बाद फिर हम उसकी पैरामीटर्स वगैरह को ट्यूनिंग करेंगे एंड देन हम मॉडल को यूज करेंगे फॉर प्रेडिक्शंस। अगर इसकी हम अगेन कोई बेहतर इंफॉर्मेशन देखने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द scikit-learn क्लासीफायर API फॉर केरास, तो इसकी बेहतर आप डिटेल देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर डिटेल देख सकते हैं विद माइनर डिटेल्स जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट एडम। हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल हैं जिसमें से मैं एडम को यूज़ करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हम